जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, अब प्रॉपर तरीका से हम भी ठीक हो गए हैं। पिछला क्लास में शायद वीडियो कुछ क्लास मतलब कुछ क्वेश्चन करने के बाद ही कट गया था, लेकिन लगभग क्वेश्चन हम कर लिए थे, कोई बात नहीं है। आइए साथियों, बिना समय गवाए हुए अब आपका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद की सारी फॉर्मूला वगैरह आप जानते होंगे। बोला अगर शून्य के ज्ञात करें तो साथियों, शून्य के ज्ञात करना मतलब इसकी क्या ज्ञात करना है, तो इसको जब हल करेंगे तो उसकी फॉर्मूला क्या होगा, मतलब उसकी मान क्या होगा, मूल क्या होगा। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इससे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इससे सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर जी? एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। अब इसकी दो समीकरण, जीरो होगा ही होगा, समीकरण है ये, ठीक है। अब इसके दो मान ऐसा चुनिए गुना करने पे जो कि जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। सर जी दो फैक्टर इसका ऐसा चुनिए, सर 5 दूनी 10, 10 हो रहा है और दोनों को अगर जोड़ दे तो 7 हो रहा है। तो x की मान डायरेक्टली बराबर के उधर जाएगा तो ये -5 और -2 नजर आएगा। लेकिन सर अगर एक्स स्क्वायर के आगे में कोई कोएफिशिएंट रहता है साथियों, उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो भाग हम किसी भी संख्या से भाग नहीं देंगे। तो डायरेक्टली आंसर द्विघात समीकरण का दो रूट्स होता है, आप जानते हैं। तो आया है -5 और -2, दोनों हमारा आंसर होगा। क्या बच्चे इसमें कोई परेशानी है तो बताओगे? आप वहां भी बैठाएंगे तो यही आंसर -5 और 2 आएगा। साथियों ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। अगर मूल्यों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा और गामा तीन रूट्स होते हैं। अगर इनकी सम निकालोगे, जोड़ निकालोगे तो -b/a होता है। और बारी बारी से दोनों को गुणा करके अगर जोड़ोगे, कहने का मतलब है जैसे अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा अल्फा, गामा अगर अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा अगर निकालेंगे तो बारी बारी से अगर मान लीजिए गुना करके जोड़कर अगर निकालोगे तो ये होता है, क्या होता है, -b/a, ये c/a होता है। और मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो -d/a होता है। तो ये तीन चीज आप इसमें याद रखेंगे। सर जी ये जो पूछा गया है आपसे, अल्फा पे पावर -1, बीटा पे पावर -1, गामा पे पावर -1, किसी भी संख्या पे पावर माइनस में रहता है तो प्लस बनाने के लिए इसको रिवर्स कर देते, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और 1/गामा। ये बात आप जानते होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा गामा नीचे होगा और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे बीटा गामा बचेगा, यहाँ पे अल्फा गामा बचेगा, यहाँ पे अल्फा बीटा बचेगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस में बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, इसकी मान कितना है? तो सर जी हो जाएगा c/a। तो बच्चे c/a, c हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, c तो c ही है, तो c और a तो a है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, तो -d d ही है और a हमारा कितना है, x³ के कोएफिशिएंट a से a कट जाता है, इसकी आंसर होगा -c/d, 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 -c/d। कहां आंसर है? बी है। आंसर क्या होगा बच्चे? बी होगा। अरे हाँ या ना, दो का आंसर क्या होगा? बी। बोले बच्चे कोई दिक्कत है? द्विघात समीकरण से लग रहा है लगातार द्विघात त्रिघात बहुपद आपका दे दिया है। अब इस समीकरण का बोला गया है विवेचक निकालने के लिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो मेरे प्यारे साथियों बी जो होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है। तो -4 के स्क्वायर करोगे 16 -4a, a की मान 2 है और c की मान 3 है, तो ये 16 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 या 24। साथियों 16 में से 24 जाएगा तो -8 होगा। इसकी आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। बोलिए हाँ या ना। आंसर क्या हो गया बच्चे? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। बोलेगा यदि यदि किसी एपी के प्रथम पद, आप जान रहे हैं प्रथम 7 पदों का योग दिया गया है 49 और 17 पदों का योग दिया गया है 289, तो इसमें n पदों का योग क्या होगा? साथियों बोला कि n पदों का योग क्या होगा, तो अगर सम ऑफ n पद निकालना चाहेंगे तो n/2 और यहां पे 2a n-1 इंटू डी होता है। साथियों यदि आप 7 पदों का योग निकालेंगे तो n के जगह पे आप 7/2 लिखेंगे,
2a मुझे पता नहीं है, n-1 n है 7 पद, 7 में से 1 जाएगा 6 होगा, और d मुझे मालूम नहीं, तो 6d होगा, बराबर में कितना है 49 है। साथियों 7 से ये कटेगा 7, 7 दूनी 14। यह तो यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे और कॉमन से ये दोनों, ये 1/2 2 कॉमन लेंगे तो ये a प्लस में 3d बराबर में 7, ये इससे कट जाएगा, ये होगा a प्लस में 3d बराबर में 7। दूसरे टर्म जो बोला गया है कि 17 पदों का योग 289 है, तो अगर दूसरे टर्म में अगर 17 पद लिखेंगे तो n की मान 17 लो, तो 17/2 2a प्लस में n-1, 17 में से 1 जाएगा 16 इंटू डी बराबर में कितना है 289। सर इससे काटेंगे तो ये कितना होगा 17, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये 1/2 2 कॉमन लिए है, तो a प्लस में ये 8d हुआ है बराबर में 17, इससे ये कट जाएगा, तो a प्लस में 8d बराबर में 17। पहला समीकरण दूसरे समीकरण में लाके घटा दो, दूसरा समीकरण ये हुआ, यहां उठा के इसको यहां ले आइए, a प्लस में 3d बराबर में 7। मेरे प्यारे साथियों यहां से कुछ निकलेगा, अगर आप घटाते हैं ये दोनों समीकरण के तो माइनस करते तो ये कट जाएगा, ये 5d बराबर में हो जाएगा 10, तो d की मान हमारा आ गया, 5 से काटेंगे 2, d की मान आ गया 2। अगर d की मान यहां रखेंगे तो a की मान बताओगे, 3 दूनी 6 उस और जाएगा तो 1 हो जाएगा, a की मान बच्चे 1 हो गया, a की मान 1, कॉमन डिफरेंस की मान 2 आ गया है। सम ऑफ n टर्म पूछा है और n की n, तो n तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 2a की मान 1 2 होगा, n मुझे मालूम नहीं है, n-1 कॉमन डिफरेंस 2 आया है, तो कॉमन ले लेंगे तो ये n इंटू ये क्या हो जाएगा 2, अगर कॉमन लेते हैं n/2 ये 2 हो जाएगा, यहां से क्या होगा साथियों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में ये क्या होगा n-1, ये होगा -1 + 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये n और अंदर में n बचा है, n इंटू n क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, गुड इवनिंग, आप ये जब पहला पद 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो समझने की बात करोगे, 1 अगला टर्म होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस अगर 2 2 है तो ये विषम संख्या आ गया, तो n विषम संख्या का योग होता है n²। ये डायरेक्ट आप यहां से अगर सीखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस अगर 2 है, ठीक है, 2 2 के अंतराल पे है, पहली टर्म अगर 1 है, तो याद रखेंगे साथियों ये विषम संख्या, अगर विषम संख्या का योग होता है n² और सम संख्या का योग होता है n इंटू n+1 होता है। ठीक है साथियों, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप वहां से देखेंगे आंसर ये। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बता सकते हो मुझे, कोई दिक्कत है तो बताइए। लीजिए ये थोड़ा ऊपर कर दिए हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। ये बोला गया है कि Q01 बिंदु P53 ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। Q जो है, Q एक ऐसा पॉइंट है, Q के बारे में बोला गया है, इसके निर्देशांक दिया गया है 0 1, बोला गया इससे यदि Q ये दिया गया बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब बिंदु P मानिए यहां पे है x, ये हो गया, और यहां पे क्या है R है x6, इससे ये समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों बराबर होगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस है तो हम क्या कर सकते हैं सर, मतलब पी क्यू का जो भी दूरी होगा वही दूरी क्यू आर का होगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं होता है रूट अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - में y1 का होल स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे साथियों आप मुझे बताएंगे, इसमें डिस्टेंस अगर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला तो यहां भी रूट होगा, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो यहां भी रूट होगा, और दोनों जगह पे सेम रूट रहता है तो कट जाता है, बराबर है, क्या होगा कट जाएगा, इसलिए हम यहां पे स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। तो सर क्या लगाएंगे, तो सर ये दोनों का अंतर लो, एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर लो, सर 5 आया, 5 के स्क्वायर 25 लिखेंगे, प्लस ये दोनों की अंतर लो, अंतर लेंगे सर ये -3 और -1 करेंगे तो -4 के स्क्वायर करेंगे बच्चे, -4 के स्क्वायर करेंगे 16 होगा, यहां से ये आ गया। ये दोनों की अंतर लेंगे, जी एक्स में से 0 जाएगा, x के स्क्वायर,
तो x माइनस वन है ना, x2 माइनस x1, मतलब x कोऑर्डिनेट के अंतर लेकर स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के अंतर लेकर स्क्वायर करके जोड़ोगे और स्क्वायर रूट निकालोगे तो डिस्टेंस आएगा। तो सर जी x कोऑर्डिनेट के अंतर करके स्क्वायर के ये आया, y कोऑर्डिनेट के अंतर लेंगे, 6 में से 1 गया तो 5 की स्क्वायर 25 और जोड़ दो, स्क्वायर रूट तो है नहीं, इससे ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर की मान 16 आया। तो एक्स स्क्वायर की मान 16, तो एक्स की मान आप जानते हैं दो वैल्यू होगा, प्लस माइनस 4 होगा, तो प्लस 4 भी होगा माइनस 4 भी होगा, तो आप आंसर दे सकते हैं डी। आंसर क्या दे सकते हैं? डी दे सकते हैं। अरे हाँ या ना? बोलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, कोऑर्डिनेट दिया गया है साथियों, इसकी एरिया पूछा है। तो एरिया के लिए आप जानते हैं दो बात याद रखेंगे, किसी त्रिभुज की एरिया रहे, त्रिभुज की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना है। अगर कोऑर्डिनेट दिया रहे तो 5 भुजा रहे, 6 भुजा रहे, कोई भुजा रहे, तो एक ही फॉर्मूला होता है, 1/2 लगाओगे। एरिया के लिए क्या करना है? चतुर्भुज है, एरिया के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एरिया के लिए पहले 1/2 लगाना है, फिर मोड लगाना है। अब मोड लगाने के बाद जो निर्देशांक दिया गया है उसको लिख लीजिए, ऊपर नीचे -5 7, आगे दिया गया है क्या? -4 -5, आगे दिया गया है -1 -6, आगे दिया गया 4 5। एक बात ध्यान रखना, जो शुरू में लिखे उसको एक बार अंतिम में फिर से लिख दो। सर -5 7 मोड लगा दीजिए। अब एरिया सर कैसे निकलेगा? तो अब एरिया के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा 1/2 तो रहेगा ही, मोड रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई सब बारी बारी से ऊपर से नीचे तरफ, पहले ऊपर से नीचे करो, 5 25 माइनस माइनस प्लस, फिर 6 चौके 24 प्लस होगा, फिर ये 5 इकाई 5 माइनस होगा, फिर ये 7 चौके 28, ये हो गया, बीच में माइनस दे दो। अब उल्टा क्रॉस करो, नीचे से ऊपर की ओर जाओ, नीचे से ऊपर की ओर जाओ, नीचे से ऊपर की ओर जाओ, बोलो 7 चौके 28, तो -28 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 इकाई 5 प्लस 5, फिर सर जी आप इसको जाओ, माइनस में 6 चौके 24, ये हो गया, फिर इसको जाओगे माइनस में 25, ये हो गया, मोड बंद कर दो, मोड बंद कर दो। अब आराम से इत्मीनान से आप जोड़ने की प्रयास करेंगे। तो जैसे माइनस वाला, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये 25 माइनस में है और ये +5 है, तो ये घट जाएगा 20 होगा, -20 और 24 जोड़ेंगे तो -44 होगा, तो -44 होगा। 44 में अगर 20 जोड़ते हैं तो ये 44 में 20 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 64, 64 में 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 72, -72 के कारण ये हो जाएगा +72। ठीक है, इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। इसमें करेंगे, अगर 25 में से 5 जाएगा 20 होगा, 20 में 20 और 24 कितना हो जाएगा? 44 और ये, अच्छा एक काम करो, जोड़ो उड़ो मत, एक दिमाग मुझे आया है, एक दिमाग आया, ये दोनों घटेगा तो 20 होगा, ये 24 होगा, ये 28 होगा, देख लेंगे आगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यही हो रहा ना, ये इसमें से जाएगा तो ये 20 होगा, सब प्लस हो जाएगा, सब कितना होगा सर जी? ये भी क्या होगा? 24, ये भी क्या होगा? ये 20 हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। अब आप मुझे जोड़कर बताइए, तो जल्दी से बताइए, जोड़कर कितना होगा? गुना जोड़कर बताइए, देखिए अब यहां से कर सकते हो, 8 8 8 16, 16 4 20, 20 4 24 के 4, सब प्लस में, बाकी हाथ में 2 2 का 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 10 2 12, 12 2 14, 144। सर 2 से अगर काटते हैं तो ये होगा 6, ये 7 दूनी 14, 2 72। ए भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 144/2 72, ये 5 25 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, और ये 5 इकाई 5 हो गया, और ये 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, ये 7 चौके 28 माइनस में, ये 5 हो गया, ये 6 चौके 24 हो गया माइनस में, और ये 5 25 माइनस में, ये हो गया, इससे जाएगा 20 24 28। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 28, ये 20 हो चुका है, +20 +24, 8 8 16 4 20, 20 और 4 14। सही है बच्चे, हम आगे बढ़ जाएं।
देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा, मेरे अनुसार तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एबीसीडी चतुर्भुज है, ठीक तो है बच्चे, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगर गड़बड़ होगा तो आप देख लीजिएगा, अब ये मत बोलिएगा सर को नहीं आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर आप जानते हैं कि साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा अगर कहीं पे नजर आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है बच्चे जब ये दोनों आपस में जोड़कर 90 डिग्री के बराबर हो। ये तभी पॉसिबल होता है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये दोनों तभी बराबर हो सकता है जब इसकी एंगलों का योग 90 हो। तो साथियों ये दोनों बराबर नजर आ रहा है, तो ये दोनों की एंगलों का योग कितना होगा, 3a प्लस में a माइनस 26 बराबर में 90 होना चाहिए। ये इधर जाके जुड़ जाएगा, ये 4a बराबर में हो जाएगा 6 9 2 11, 4 की मतलब 4a, a का मतलब हो गया 4 से काटोगे 4 दूनी 8 होगा, 3 9 चौके 36, 29 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। बोला गया 29 डिग्री a की मान आ रहा है, जहां 3a न्यून कौन है, तो a की मान बताइए, तो a की मान आपका 29 ही होगा, 49 होगा। कैसे ले आए बच्चे, 29 होगा जी। आगे बढ़ते हैं, बोला गया 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे साथियों एक जो है क्या है, तो बोला गया 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये है, और एक बोला गया है केवल टावर का शिखर, देखोगे ये टावर है, और बोला इस भवन के शिखर से अगर इसकी उन्नयन कोण देखोगे तो इसकी उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। लेकिन इसकी पाद को देखोगे यहां पे, तो इसका बोला गया अवनमन कोण 45 है, तो अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन भी 45 होगा, क्योंकि अवनमन उन्नयन बराबर ही होता, अवनमन उन्नयन बराबर ही होता, अवनमन उन्नयन बराबर होता। आप जानते हैं 45 के सामने ये 45 ये 90, तो ये ऑटोमेटिक है 45 होगा, तो ये दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। ये अगर 1 होगा तो ये भी यहां से यहां 1 1, ये √2। सर 60 के सामने वाला जो भुजा होता है वो √3 होता है, ये 90 है, यहां कुछ नहीं तो 30, 30 के सामने वाला जो साइड होता है 1 होता है, यहां से यहां 1, यहां से यहां भी 1, ये सही है, तो यहां से यहां 1, ये भी सही है, तो इतना जो यहां है ये भी 1 होगा। तो टोटल मीनार की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई 3 + 1 हो जाएगा। साथियों भवन की जो ऊंचाई था 7, और यहां से भवन हमारा यही है, हमने 1 माना, तो 1 बराबर में 7, तो पूछा गया है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई √3 + 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा 7 √3 + 1, 7 √3 + 1 ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7 √3 + 1। लगा किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 है, तो व्यास 80 है तो त्रिज्या हमारा 40 होगा। तो आगे बोला जाता है सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखना, यूनिट भी ध्यान में रखना है। तो बच्चे एक बात बताओ, बोला गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक, बोला गया 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले बताओ दूरी कितना गए हो 10 मिनट में, तो दूरी बराबर मतलब चाल गुना समय, चाल 66 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, और ये 10 मिनट तक चला, ये मीटर पर सेकंड है, तो 10 मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुना, 6 से काटेंगे 10 और 6 से काटेंगे 6 × 18, 3 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये होगा 1 2 3, 11,000 मीटर आप चले हैं। तो सर जी पहिए एक चक्कर में कितना दूरी जाता है, सर पहिए एक चक्कर में, एक चक्कर में दूरी, सर एक चक्कर में जो दूरी जाता है वो 2πr दूरी जाता है। 2π की मान 22/7, 22/7, r है कितना, 40 सेंटीमीटर है, तो कितना चक्कर लगाया, मान लो n चक्कर लगाया, तो कितना दूरी गया है, तो 10 मिनट में इतना दूरी गया है, ये 11,000 मीटर, ये सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना। साथियों आप मुझे बताइए ये 0 से क्या, ये 0 गया, ठीक है। अब बताओ ये 25 चौके 100, ये 25 हो गया, ये अब कोई कटता है तो काट दो, 11 से कटेगा, ये 100 बार में, ये 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ये 25 हो गया। सर जी n की मान होगा 25 × 25 625, और ये 7 इधर जाके गुना हो जाएगा,
तो n की मान होगा 25 सत्ते 200 175 और 6 सत्ते 42 1 43। सर जी टोटल चक्कर इसे लगाना पड़ेगा 4375। कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 4375। अरे हाँ या ना, 4375 टोटल चक्कर लगाना पड़ेगा। आगे साथियों ये बोला गया है कि व्यास 7 मीटर वाले 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। देखोगे व्यास से कोई काम नहीं होता, त्रिज्या कितना हो जाएगा? सर जी व्यास अगर हमारा 7 है तो त्रिज्या हमारा 7/2 वाले 20 मीटर एक कुआं खोदा गया। तो कुआं बेलनाकार होता, बेलनाकार कुआं खोदा गया है और इस कुआं से जो मिट्टी निकला उसी मिट्टी को एक समान रूप में बोला जाता है, खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला दिया जाता है, जो कि 22 गुना 14 मीटर चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे में कितना ऊंचाई होगा? जब आप कुआं से मिट्टी निकालोगे, लंबाई और चौड़ाई साथ में ऊंचाई भी होगा, तो जो कुआं की जो आयतन होगा वही आयतन, ये चबूतरा आयताकार है, इसी में ऊंचाई आएगा तो घनाभ के आकार का हो जाएगा। मतलब बेलन की आयतन बराबर में होगा घनाभ की आयतन। तो बेलन की आयतन बराबर में घनाभ की आयतन, तो बेलन की आयतन होता है 2 पाई, पाई की मान 22/7, 2 पाई आर, आर हमारा 7/2 है और एच 20 है, और 2 पाई आर, 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी बेलन की आयतन, बेलन की आयतन पाई आर स्क्वायर, आर कितना 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना 20। इसी मिट्टी से क्या बना? चबूतरा। तो ये दोनों की, क्योंकि सेम मिट्टी से बना तो ये दोनों की आयतन बराबर होगा। तो चबूतरा है, घनाभ क्या करेगा? घनाभ की आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी में ऊंचाई आएगा, ऊंचाई मुझे निकालना है, मालूम नहीं है, एच हो गया। अब बताओगे ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से काटेंगे 11, रुको, ये 22 से 22 खत्म, ठीक है। ये 7 दूनी 14, आप 2 से काटेंगे इसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 2 से काटेंगे ये 10, 2 से काटेंगे 5। ए भाई 7 मीटर 20 मीटर गहरा है, तो ये ठीक है। 22 गुना 14 पाई आर स्क्वायर 1/2 1/2। फिर से काटो तो एक बार, हम लगता है काटने में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। देखो बच्चे 22 से 22 समाप्त हो गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा 10 बार में, ये सही है। हाँ हमने यहीं पे गड़बड़ किया। 7 से काटे 2, इससे काटेंगे 5, 5/2, एच आ गया 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर होगा आंसर, होगा 2.5 मीटर। आंसर क्या होगा? 2.5 मीटर। अरे हाँ या ना, बोलिए। आगे बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित बंटन का मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्चा को दर्शाता है। माद जो दिया गया, माद हमारा 18 है, तो लुप्त बारंबारता मतलब एफ की मान ज्ञात करना है। तो साथियों एफ की बारंबारता हम कैसे निकालते हैं? एफ कैसे निकालेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये आपका वर्ग अंतराल है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बटा 2, मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करते हैं। तो बच्चे एक बात बताइएगा, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो सर जी 3 और 1 4, 24, 24 में अगर 24 में 2 से भाग देंगे तो ये 12 होगा, ये 28 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14, ये 16 होगा, ये 18 होगा, ये 20 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा सर जी? तो ये भी सर जी 44 होगा, ये 22 हो जाएगा, ये सर 24 हो जाएगा। आप जानते हैं ये आ गया वर्ग चिन्ह आ गया, तो औसत होता है योग बटा संख्या। तो सर जी माद दिया गया हमारा 18 दिया गया है, सर जी माद हो जाएगा योग बटा संख्या 12 गुना 7 बर 84, ये योग हुआ। अब बताओगे यहाँ पे बच्चों की संख्या 6 है, पर बच्चा 14 है, तो 14 पर 14 6 84, ये भी 84 हो गया। प्लस में सबको गुना करके जोड़ते जाइए। 16 नंबर 144, ये भी 144 हो गया। आगे ये दोनों गुना करेंगे, 13 गुना 18, 18 3 54, और 18 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? 23, ये हो गया। 20 गुना एफ करेंगे तो 20 एफ होगा। प्लस में आगे बढ़िए, आगे 22 गुना 5 करेंगे तो 110 होगा।
आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। 24 गुना 4 करें 24 चौके 96। मेरे प्यारे बच्चों ये टोटल हो गया। और टोटल हमारे पास बच्चों की संख्या कितना है? तो सर जी टोटल बच्चों की संख्या देखेंगे सर जी 7 और 13 20 हो जाएगा, 9 6 15 35 हो गया, 15 40 5 45 4 44। देखो फिर से 20 हुआ, 9 6 15 15 और 5 20 20 20 40 4 44। सर जी 44 प्लस एफ हो जाएगा। और है ये माद कितना? तो माद सर दिया गया है 18। मेरे प्यारे साथियों एक बार जोड़कर कोई बच्चे बताएंगे कितना होगा? 4 4 8 8 4 12 12 और 4 16 16 और 6 22 के 2 बाकी हाथ में 2 बाकी हाथ में 2 8 2 10 18 18 और 4 22 22 और 3 25 25 और 1 26 26 और 9 26 9 35 के 5 बाकी हाथ में 3 3 बाकी हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7 7 प्लस में 20 एफ बट्टा में 444। ये 444 आप उधर उधर लेके चले जाइए, उधर गुना करोगे तो ये 18 चौक 72 72 और 7 79 प्लस में 18 एफ। बताओगे आप 20 एफ में से 18 एफ चला जाएगा 2 एफ होगा। ये इधर जाके घटाएंगे तो ये 0 होगा और ये 4 हो जाएगा 40। तक एफ की मान कितना आया? 20 आया। तो फ्रीक्वेंसी जो एफ जो गायब था वो हमारा 20 आया है। कितना आएगा बच्चे? 20 आएगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत है तो बताओगे? माद अगर दिया गया है तो आप इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एफ की मान 20 आया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आगे आइए, बोला गया दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और इसके प्रत्येक अंतःकोण के अनुपात दिया गया है। इन दो बहुभुजों की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों एक बहुभुज 5x मानो, दूसरा बहुभुज 6x मानो। अगर बहुभुजों की भुजाओं की संख्या दिया गया तो प्रत्येक अंतःकोण की फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n होता है। 180/n होता है। n हमारा बहुभुजों की संख्या, तो बहुभुज हमारा 5x है तो 5x - 2/180 बटा में 5x। दूसरा बहुभुजों की संख्या 6x है तो 6x - 2 इंटू 180 बटा में 6x। और ये दोनों बहुभुजों की संख्या का अनुपात है 24/25। प्रत्येक अंतःकोण 180 से 180 समाप्त हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ये 6 यहां चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। ये 6 सबसे नीचे था, ऊपर चला जाएगा। 6 5x - 2 और ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 इंटू 6x - 2 बराबर में 24 25/25 5 25 6 चौके 24। ये इधर गुना करोगे 25x माइनस में 10 6 चौके 24 x माइनस में 8। इसमें से 25x में से 24x जाएगा x होगा। ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 होगा। x की मान 2 हो गया। तो भुजाओं की संख्या पहला भुजा 5x था, 5 दूनी 10 होगा। दूसरा भुजा 6x था, 6 दूनी 12 होगा। तो 10 और 12 हो गया आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए साथियों, आज तो बड़ा खुश लग रहे हैं आप लोग। सबसे पहले बताइए ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की अगर माध्यिका जब मिलता है तो केंद्रक सेंट्रॉइड बनता है, केंद्रक बनता है। और केंद्रक जो होता है, माध्यिका जो होता है, सुनोगे माध्यिका जो होता है वो माध्यिका जो होता है, सुनोगे केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। सुनोगे बोला गया एक त्रिभुज है साथियों, माध्यिका ABC है, माध्यिका AD, माध्यिका AD 2 बराबर भागों में आधार को बांट देगा, उसी को माध्यिका कहते हैं। बोला गया B से E और C से F एक दूसरे को G पे काटता है, ये हो गया C से F। साथियों तो वर्टेक्स के तरफ अगर 2 अनुपात होगा तो आधार के तरफ 1, इधर 2 होगा तो इधर 1, इधर 2 होगा तो इधर 1। अब देखो बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। बोला गया G से B, G से GB, GB ये G से B ये लाइन, ये कितना है? तो 2 है। प्लस में क्या? ये 2 है, 2 लिख दिए। G से C ये भी क्या है? 2 है। बराबर में 3 गुना GA, G से A ये 2, 3 दूना 6।
क्या ये दोनों बराबर है? इधर 4 हो रहा है, इधर 6 हो जा रहा है, तो ये रिलेशन गलत है, पहला रिलेशन गलत है। अभी ये दोनों जोड़े तो 4 आया, क्या इससे ये, अगर ये 2 है जी, ये कितना है? 2 है, क्या इससे ये बड़ा है? नहीं, छोटा है, ये गलत होगा। तो सर जी छोटा वाला सही होगा, इसकी मान 2, इसकी मान 2, इसकी मान 2, तो सर 4 छोटा है 2 से, यही रिलेशन हमारा सही होगा। तीसरा रिलेशन हमारा क्या होगा? सही होगा। ये बोला गया किसी समबाहु के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 है और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या के अनुपात होता है 2:1। 2:1, अगर परित्रिज्या 2 का मतलब 8 है तो 1 की मान क्या होगा? 4, सीधा इसकी आधा, 8 की आधा 4। क्यों सर? मैं आपको बताता हूं। परित्रिज्या जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, बड़ी त्रिज्या तो a/2 रूट होता है, √3 होता है, और अंतः त्रिज्या होता है a/2 √3 होता है। ये दोनों के अनुपात निकालेंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों के अगर अनुपात निकालेंगे तो a/√3, ये a/2 √3, a से a कटा, √3 से √3 करा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2:1 होगा। इसलिए हमेशा याद रखेंगे जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बात हमेशा याद रखना है कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या अगर 2 होगा तो अंदर की त्रिज्या 1 होगा। ठीक है बच्चे, 1 होगा। ये दोनों में रिलेशन होता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है। बोला गया है आयत ABCD के अंदर Q एक बिंदु है। हमेशा याद रखना है कि कोई आयत है, और अगर मानिए कोई आयत है और इस आयत, मानिए कोई आयत है बच्चे P, ये क्या है? ABCD, ABCD, कोई बिंदु मानिए कि यहां पे Q है, क्या है? यहां पे Q है, और इस बिंदु से ये बिंदु क्या है हमारा? ये बिंदु Q है, ये बिंदु Q है, और इस बिंदु से अगर हम चाहते हैं कि आप इसको मिला दीजिए, चाहते इसको मिला दीजिए, हम चाहते इसको मिला दीजिए, ये जरूरी नहीं कि विकर्ण हो, ये इसको मिला दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि ये विकर्ण है, ये आपस में सब मिलकर गया है। तो इसकी एक बड़ा जबरदस्त थ्योरम होता है, क्या होता है? AQ की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? AQ प्लस में QC की स्क्वायर बराबर में ये क्या होगा? DQ की स्क्वायर प्लस में QB की स्क्वायर, ये होगा। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, AQ की मान दिया गया है, AQ की मान क्या दिया गया है? AQ की मान दिया गया है। एक सेकंड बच्चे, आइए ध्यान दीजिए बुआ। तो आप मुझे बताएंगे AQ की मान कितना है? 3 है, और बोला गया है QB की मान कितना है? 4 है, और QC की मान 5 है। तो आपसे पूछा गया QD की, इसी की मान पूछा गया। तो A से Q की मान 3 की स्क्वायर 9, QC की मान 5 की स्क्वायर 25, और अब यहां से यहां की मानिए x स्क्वायर की मान निकालना है, DQ की मान निकालना है, और इसकी मान क्या होगा? QB की मान 4 के स्क्वायर 16। सर जी इसको घटाएंगे, 25 में से अगर 16 जाएगा 9, 9, 9, 18, मतलब x स्क्वायर की मान 18। तो x की मान अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 की वर्गमूल 3, 2 की मान फंस जाएगा, तो क्या होगा? 3√2। आंसर क्या होगा? A होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? A होगा। अरे बोलिए हाँ या ना। आगे बोला जाता है ये अगर कोई मान है, ये दिया गया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो सर जी एक बात आप मुझे बताओगे, AQ प्लस BQ माइनस प्लस CQ माइनस 3ABC की ही ये फॉर्मूला है, क्या है? तो सर जी ये फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसी की एक और फॉर्मूला होता है 1/2 और 1/2 A माइनस B की होल स्क्वायर प्लस में B माइनस C की होल स्क्वायर प्लस में C माइनस A की होल स्क्वायर। बोलिए ये होता है या नहीं होता है? ये दोनों होता है या नहीं होता है? जब इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में ये है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तक क्या आपस में ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? जहां A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA है, वहां पे आप उसके जगह पे आप 1/2 इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस में B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में C माइनस A की होल स्क्वायर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब डाटा की मान ABC की मान बड़ा बड़ा लिखा हो,
बड़े मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों की मान एक ही आएगा, या आप इसमें 1/2 से भाग दीजिए और 2 से गुना कीजिए। जैसे 2 से गुना करेंगे ये 2a² तो इसको a² प्लस a² लिखो, और यहां भी -2ab, ये भी 2ab। तो सर जी एक एक b इससे लेंगे, एक b इससे लेंगे और एक 2ab इससे लेंगे, तो a - b की होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सर उतना करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला ही याद रखना है कि सर इसके बराबर में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसी के इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ए की मान ये दिया है, बी की मान ये दिया है, सी की मान ये दिया है, तो उसकी मान पूछा गया है। तो इसकी मान पूछे या इसकी मान पूछे, बात बराबर। 1/2 a - b, a की मान क्या है तो सर जी x + y है, b की मान क्या है तो सर x - y है। ये माइनस के कारण ये माइनस होगा और ये माइनस प्लस y होगा, होल स्क्वायर। b - c, तो b की मान कितना है x - y, c माइनस में है, c है x + 2y, माइनस के कारण एक माइनस, ये -2y का होल स्क्वायर, प्लस अब c - a, तो c की मान कितना है तो सर जी c की मान x प्लस में 2y है, माइनस में a की मान x - y होगा, होल स्क्वायर ये होगा। साथियों आप मुझे बताएंगे, इससे ये कट जाएगा, 1/2 होगा, और ये y 2y, तो 2y 2 के स्क्वायर करेंगे 4y²। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस में 3y स्क्वायर करेंगे तो 9y हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में अब ये इससे कट जाएगा, इससे घटाएंगे तो y होगा, y के स्क्वायर करेंगे तो y होगा। ये 1/2 10 और 4 14y² होगा, इसे काटेंगे 7, क्या होगा 7y²। आंसर क्या होगा 7y², जो कि हमारे आंसर में नहीं है, 7y² हमारे ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा ई, 16 का आंसर क्या हो जाएगा ई। आ गया ये बच्चे, अब इस क्वेश्चन के आंसर बताना है। एक बात बताओगे, ये स्क्वायर रूट है क्या, स्क्वायर रूट a प्लस में स्क्वायर रूट b, आप ऐसा करो स्क्वायर रूट c को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा -√c हो जाएगा, प्लस में है बराबर को उधर जाएगा, दोनों तरफ अपने मन से होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे क्या क्या चेंजिंग आएगा, सर a + b की होल स्क्वायर, a² + b² प्लस में 2√ab, और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस की स्क्वायर प्लस होगा, c हो जाएगा केवल, ठीक है, केवल c हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए हैं। अब सर जी एक बात बताओ, यहां से जो मान दिया गया है इस मान को यहां लीजिए, सर जी क्या है तो a + b - c का होल स्क्वायर बट्टा में ab। सर जी अगर यहां पे a + b रहने देते हैं, a + b रहने देते हैं, -c बराबर में, c की मान तो है और c की मान ये यूज कर लेते हैं, तो ये यहां माइनस है, c की मान ये है, और ये माइनस के कारण यहां -a -b माइनस में 2√ab, अब बट्टा में क्या है ab, और इसका स्क्वायर में है, ये माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस क्या है 2ab, स्क्वायर करेंगे तो 4√ab के स्क्वायर करेंगे ab, नीचे में ab से ab कट जाएगा, आंसर क्या होगा 4, आंसर क्या होगा 4, c होगा। आगे ये बच्चे लगा, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग pn प्लस में qn² है, जहां p r तथा q स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म है, तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। मेरे साथियों अगर ये n पदों का योग है तो n का पहला पद अगर लेंगे n = 1 लेंगे, तो सर जी ये फर्स्ट टर्म निकल कर आएगा, तो सर फर्स्ट टर्म निकल कर आएगा तो p प्लस में q हो गया। अब अगर n की मान 2 लेंगे तो 2 पदों का योग निकल कर आएगा, 2 पदों का योग, 2 क्या लिख सकते हैं 2 पदों का योग, तो n की मान 2 लिए हैं तो ये हो जाएगा 2p प्लस में 2 के स्क्वायर 4q, यहां पे रखे तो, यहां पे रखे तो, ठीक है बच्चे, यहां पे रखे तो 2 पदों का योग। एक बात ध्यान रखना है, 2 पदों के योग में से 5 पदों के योग में से 4 पदों के योग अगर घटा देंगे तो वहां से 5वां संख्या निकल जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई टर्म है एपी में है और उस एपी के टर्म में से 5वां पद
पांचवा पद का योग में से चौथे पद का योग घटाओगे तो पांचवा संख्या निकल जाता है। तो यहां से सेकंड नंबर अगर निकालना है तो दो संख्याओं का योग हो गया इतना, और पहला संख्या का योग हमारा p प्लस क्यू है। या पहला संख्या का योग बोलो या पहली संख्या बोलो, एक संख्या के योग और संख्या वही होता है। सर इसको घटाएंगे 2p में से p जाएगा p होगा, 4q में से 1q जाएगा 3q होगा, ये हो गया। मेरे साथियों फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, कॉमन डिफरेंस बराबर में होता है a2 माइनस में a1 होता है। मतलब दूसरे पद में से दूसरा पद p प्लस क्यू आया और पहला पद हमारा है p प्लस में क्यू है। घटाएंगे ये तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 3q में से 1q जाएगा तो 2q हमारा आंसर हुआ। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो 2q हमारा आंसर होगा। क्या होगा बच्चे? 2q हमारा आंसर होगा। आगे बोला गया है किसी प्रयोग के सभी घटनाओं का प्रायिकता निश्चित घटना कितना होता है बच्चे? 1 होता है। निश्चित घटना कितना होता है? 1 होता है। अरे हाँ या ना? निश्चित घटना मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। लॉगरिथम देखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे लॉग दिया गया है, लॉग बेस आपका है x पावर 2, एक्सपोनेंट है बराबर में लॉग, इसको लिख सकते 2 की पावर 4 16 होता है। दोनों जगह पे लॉग है, लॉग हटा लीजिए। जैसे लॉग हटेगा, लॉग से लॉग हट जाएगा, कट जाएगा तो एक्सपोनेंट हमारा बराबर हो जाएगा 2 पे पावर x प्लस में 2 बराबर में 2 की पावर 4। तो अगर बेस समान है तो पावर इक्वल होता है, x प्लस 2 बराबर में 4, तो x की मान हो जाएगा 2। उधर लेके जाएंगे, x की मान पूछा है, x की मान क्या होगा? 2 होगा। x की मान क्या होगा बच्चे? 2 होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया 4 विद्युत चलित भोपू, भोपू मतलब जो वॉल्यूम होता है, जो हॉर्न बजाने वाला होता है भोपू, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1.1/2 घंटे बाद तथा 1.3/4 घंटे बाद बजते हैं। ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर बजे। इसके बाद ये पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेंगे? मेरे प्यारे साथियों जब भी ऐसा एक क्वेश्चन रहे, अलग अलग टाइम दिया रहे और बोले कि कितने समय के बाद ये बजेंगे फिर पुनः, तो इसको क्या करना है साथियों? तो 30 मिनट और 1 घंटा मतलब 60 मिनट सभी का एलसीएम ले लेना है। ये होता है 2 1 3, 3/2 घंटे का मतलब अगर मिनट में बदलोगे तो ये हो जाएगा कितना होगा? 30 या 90 मिनट होगा। ये होगा 1 घंटा 3/4 मतलब 4 और 3 7/4 को अगर घंटे में बदलोगे 60 से गुना मिनट में बदलोगे 15 चौका 60, 15 7 105, 105 हो गया। सब अलग अलग टाइम आ गया है, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 105 मिनट। ये जब भी इतना अंतराल पे भोपू बजता है वो पुनः एक साथ जब बजना हो तो ये सब का क्या करते हैं साथियों? एलसीएम लेते हैं। ये सब का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। मेरे प्यारे मित्र ये सब की एलसीएम में क्या लग रहा है? तो सर जी आप यहां से 30 कॉमन ले लीजिए। जैसे 30 कॉमन लेंगे 1 होगा, ये 2 होगा, 30 या 90 होगा। 30 में 15 है, 15 इसको भाग करेगा 7 बार में। अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब इसका अपने तरीका से आप एलसीएम ले लीजिएगा। इसकी एलसीएम बताओ कितना होगा? सर जी इसकी एलसीएम जब लोगे तो ये हो जाएगा 3 या 9 और 9 7 63, 63 गुना 3 करेंगे। अब देखोगे ये होगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 7 26 से 1260 मिनट हुआ। तो जब 1260 मिनट हुआ घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देंगे। तो जैसे 60 से भाग देंगे तो ये 2 1 21 घंटा आया। 21 घंटा आया। बोला गया दोपहर 12 बज रहा था और इसमें से 12 घंटा हटा लीजिए। दोपहर 12 बज रहा था तो 12 से 12 फिर 12 घंटा इसमें जोड़ दोगे तो दोपहर 12 से आपका सुबह का 12 बजेगा। सुबह का 12, 21 घंटा में से 12 घंटा निकालिए, 9 बजा। 12 के बाद 9 घंटा कितना होता? 9 बजे AM हो जाएगा। 9 बजे अगले दिन 9 बजे, अगले दिन 9 AM होगा बच्चे। आगे बोला गया है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48, इनके पैरों की संख्या 140 हो तो बोला गया है
मुर्गे की संख्या बताइए कितना होगा। चाहो तो इसको सेकेंडों में भी बना सकते हैं या चाहो तो इसको बेसिक से भी बना सकते हो। बताओ, जितना सिर उतना जानवर, जितना सिर होगा उतना ही जानवर होगा। तो सिरों की संख्या कितना है? 48। तो टोटल 48 जानवर है। साथियों, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे? तो सर जी, अगर जितना सर है उतना जानवर है, जिसका बारे में पूछा जाएगा उसका उल्टा मानिए। तो सर जी, मुर्गी की संख्या पूछा है, तो आपके पास कुछ मुर्गी तथा कुछ गाय है। तो सर जी, गाय के पास 4 पैर, समझोगे, और मुर्गी के पास, मुर्गियों के पास, मुर्गी के पास 2 पैर होता है, 2 पैर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मुर्गी की संख्या पूछा तो टोटल का टोटल 48 सिर हम मानते हैं। अगर गाय होती तो एक गाय का 4 पैर, तो कितना पैर मेरे पास नजर आता? 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 192 पैर नजर आता। लेकिन रियली में 140 पैर नजर आ रहा है। तो सर, पैरों की में कितने के अंतर आया है? सर, ये पैरों में हमारे पास जो अंतर आया है 52 का। तो सर, ये 52 का क्यों अंतर आया? क्योंकि यहां पे आपने पैरों में अंतर कर दिया। तो ये जो 2 पैरों के अंतर यहां से कितना है? 2। जो अंतर यहां से आया वही अंतर पैरों के अंतर से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 दूनी 52, 26। ऊपर गाय था तो नीचे मुर्गी होगा। क्या होगा? नीचे मुर्गी होगा। तो हमारे पास टोटल 26 मुर्गी था। हमारे पास टोटल कितना मुर्गी था? 26 मुर्गी था। या आप चाहो इसको बेसिक से बनाने तो बेसिक से भी बना सकते हो। बोलिए, कोई बच्चा, किन्हीं बच्चे को बेसिक से भी बनाना है क्या? 48 जानवर है। 48 जानवर में मानिए कि मुर्गी हमारे पास x है, तो गाय हमारे पास जो बच जाएगी वो गाय होगा। 48 माइनस एक्स होगा, 48 माइनस एक्स जो बच गया वो गाय होगा। एक मुर्गी में 2 पर, एक गाय में 4 पर, टोटल हो जाएगा एक मुर्गी में 2 पर तो x मुर्गी है 2x पैर होगा। एक गाय में 4 पर, तो टोटल गाय की पैर कितना हो जाएगा? इससे इसमें गुना कर दो। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 192 माइनस में 4x, और टोटल पैरों की संख्या कितना है? 140। सर, यहां से जो x की मान निकालेंगे वही मुर्गी की संख्या होगा, क्योंकि मुर्गी हम माने x माने। ये बेसिक से हो गया। ये सेकंड मेथड। क्या हो गया? सेकंड मेथड। आगे बढ़ते बच्चे बोला कि एक बल्लेबाज ने 20 पारियों खेली। पहली 4 पारी में उसने 20.8 रन का औसत बनाए। अगली 6 पारी में 33 रन का औसत बनाए। अगली 7 पारी में इतना रन औसत बनाया। अंतिम 3 पारियों में कोई रन नहीं बनाया। उसकी औसत रन प्रति पारी कितना था? 20 पारी में। साथियों, औसत होता है योग बटा संख्या। बोलो, पहली 4 पारी में कितना औसत था? 20.4। 20.4 था, तो योगफल कितना हो जाएगा? औसत गुना संख्या 20.8 था। ये करेंगे सर जी, 8 चौके 32, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। सर जी, 83.2 रन टोटल आया। बोला गया है अगली 6 पारियों में औसत 63 है, तो 63 गुना 6 करेंगे। सर, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 19 हो जाएगा। ये होगा। आगे बोला जाता अगली 7 पारियों में औसत रन 17.5 था, तो योगफल होता औसत गुना संख्या। इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 35, ठीक है। 7 पचे 35 के 5 बाकी में 30, 17 7 19 से 119 होगा, और 3 अगर जोड़ेंगे तो 9 और 2, 9 और 3 12, 122 होगा। ठीक है बच्चे। और बोला गया है कि अंतिम 3 पारियों में कोई रन नहीं बनाया, तो 3 पारी को लो, 0 गुना 3 करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। 6 4 10, 7 17 और 3 20, तो टोटल बताओगे आप मुझे 20 पारी में कितना रन बना है? 5 2 7 हो जाएगा, 8 2 10, 3 13 का 3, बाकी तो मैं 1, 13 का 3, 13 का 3, बाकी तो मैं 1। ठीक है बच्चे। अब बताओगे 9 और 1, 9 और 1 कितना होगा? 10, 10 8 18, 18 और 2 20 के 0, बाकी हाथ में 2, बाकी हाथ में 2। सर जी 1 1 2, 1 1 2 1 4, टोटल हो जाएगा 403.7। बट्टा में कितना हो गया? 20 पारी। बट्टा में कितना हो गया? 20 पारी। औसत होता है योग बटा संख्या, तो सभी पारियों के औसत योग आ गया इतना, और पारी था 20, इसको उड़ा दिया 0।
2 से काटेंगे 2 होगा, 0 होगा, 2 एक ही 2 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 5। ये सर जी 1 2 यहां आएगा, तो औसत हो जाएगा 20.185। आंसर यही ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बोला गया 6 वर्ष बाद अजय की आयु पिता की आयु का 3/7 होगी। 3/7 होगी 6 वर्ष के बाद, प्लस में 6 ईयर की बाद जो है एक अजय है और एक उनके पिताजी हैं, फादर हैं। बोला गया है कि पिताजी अगर 7 होंगे तो अजय 4 होंगे 6 वर्ष के बाद। लेकिन 10 वर्ष पहले -10 ईयर पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। एक बात आप जान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, एज का अंतर हमेशा सेम होता है साथियों। एज की अंतर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो ये दोनों की अंतर 4 है और ये दोनों की अंतर 3 है, मामला गड़बड़ है। तो अंतर सेम करने के लिए नीचे की अंतर से ऊपर गुना, ऊपर की अंतर से नीचे गुना। नीचे की अंतर कितना था? तो 4, 4 से गुना करेंगे, ये होगा 16 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। यहां की अंतर 3 था, 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 15, ये सॉरी 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा 5 3 15। अब बता दोगे 28 से 15 हुआ कितना घटा? तो सर जी यहां से देख पा रहे हैं सर 13 घटा, इधर से भी 13 और यहां प्लस 6 से -16 हुआ, कितना का अंतर आया? सर जी यहां से 16 की अंतर आया। ए भाई 4/7, सॉरी रुको, वही तो हम सोच रहे, मामला पूरे गड़बड़ा गया भाई। ये 3/7 है ना, 3/7, सॉरी 3/7, ये 3 होगा तो ये 7 होगा। मैंने पूरे मामला गड़बड़ा दिया। बोला गया 10 वर्ष पहले है, 10 वर्ष पहले -10 ईयर पहले इसकी उम्र हो जाएगा 1:5। आप जानते हैं एज की अंतर हमेशा सेम होता है। इसकी अंतर 4, इसकी अंतर 4, मामला फिट है। 5 से 7 हुआ, 2 की कमी हुआ, इधर प्लस 6 से -10 हुआ, कितना का कमी हुआ? ये दोनों की अंतर लेते हैं, 16 की कमी हुआ है। मतलब 2 बराबर में कमी की तुलना कमी से, 2 यूनिट की मान 16 साल तो 1 यूनिट की मान 8। बोला गया अजय के पिता की वर्तमान उम्र, किसी से भी निकाल लीजिए, अजय के पिता की उम्र यही है, 1 की मान 8 तो 5 की मान 8 पंचे 40। ये कब? तो 10 साल माइनस है तो 10 साल पहले था। अभी प्रेजेंट में कितना होगा? 10 साल जोड़ दीजिए। वर्तमान में लाने के लिए, वर्तमान में लाने के लिए 10 साल जोड़ देंगे, कितना होगा? 50 वर्ष का। आंसर क्या हो जाएगा? 50 वर्ष। ठीक है बच्चे, 3/7 है सर, बिल्कुल मैंने सही किया है। ठीक है, लगा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए? मेरे साथियों मिलीलीटर में 9 मिलीलीटर है, इसमें 50% अल्कोहल है। पानी मिलाने की बात बोला गया, अगर 9 लीटर है इसमें x लीटर पानी मिला दो तो हमारे पास अल्कोहल अब कितना हो गया? 30%। तो हमने अल्कोहल को तो ना छेड़ा, पानी मिलाया, तो अल्कोहल पहले जितना था आज भी अल्कोहल उतना भी ही रहना चाहिए। तो पहले की अल्कोहल ये और अभी की अल्कोहल ये, दोनों में अल्कोहल बराबर होगा, क्योंकि दोनों में परसेंटेज मान देखने में अलग अलग, लेकिन रियल मान तो हम छेड़े नहीं क्योंकि पानी डाले हैं। तो अल्कोहल की तो सेम होगा, परसेंट जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 बराबर में 9 + x, इधर जाके घटेगा, 15 में से 9 घटेगा तो 6 मिलीलीटर। कितना मिलीलीटर होगा बच्चे? 6 मिलीमीटर आपको पानी डालना पड़ेगा, 6 ml पानी डालना पड़ेगा। आगे बोला जाता है एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह आधी वस्तु अंकित मूल्य पर और 1/4 का 20% बट्टे पर शेष वस्तु को जो है 40% बट्टे पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। साथियों आप प्रत्येक वस्तु की क्रय मूल्य मानिए 120 रुपया, 100 रुपया मानिए, क्रय मूल्य मानिए 100 रुपया और अंकित किया गया है 120 रुपया।
और टोटल वस्तु की संख्या एक बार एक चौथाई, आधी और एक बार एक चौथाई, बाकी बात शेष। तो एक बार आधी और एक बार एक चौथाई, तो टोटल वस्तु यहां से मान लेंगे 2 और 4 के एलसीएम। 8 मान लो कि 4 मानोगे, आप टोटल 4 वस्तु मानो। टोटल कितना मानो? 4 वस्तु है, एक चौथाई। टोटल 4 वस्तु माना। माना वस्तु की संख्या, माना वस्तु 4, 8 भी मान सकते, 4 की मल्टीपल। तो सर जी टोटल सीपी कितना होगा? टोटल सीपी 400 हो जाएगा। बोला गया है कि वस्तु की आधी, तो 4 वस्तु था, आधा वस्तु 2 होगा, और एक वस्तु का अंकित मूल्य 120 है। बोला जाता है कि अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, कितना होगा? 12 दूनी 24, 240 रुपया आ गया है। आगे बोला जाता है कि एक चौथाई, वस्तु का एक चौथाई, तो 4 वस्तु था, उसका एक चौथाई, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य इतना। बोला गया 20% का छूट में देता है, तो 20% बट्टा का मतलब है 80% लेता है, तो 120 का 80%, परसेंट से 0 गया, 96 रुपया लिया है एक वस्तु को। शेष वस्तु को 40% बट्टा पे, तो कितना वस्तु यूज हो गया? एक वस्तु और 2, 3 वस्तु हो गया। टोटल 4 वस्तु था, अभी एक वस्तु बचा है, और एक वस्तु का अंकित मूल्य है 120, और इसे बोला जाता है 40% छूट पे दिया जाता है। 40% छूट का मतलब हो गया कितना? तो 60% में वस्तु को बेचेंगे। 12 छक 72, तो टोटल एसपी कितना आ गया? टोटल एसपी बराबर में हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8 हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या? 9 4 13, 9 4 13 7 20, 13 7 कितना हो जाएगा? 20 के 0, 9 4 13 7 20 के 0, बाकी में 2, ठीक है, 2 2 4, 408 हो गया। मेरे प्यारे बच्चे टोटल सीपी 400 लगा, आप जब बेचे तो 408 आ रहा था। कितने की लाभ होगा? सर 8 का लाभ। सर जी लाभ प्रतिशत पूछा है। सर जी 8 की लाभ कहां से? 400 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, डबल जीरो कट गया, ये काटेंगे 2, आंसर आ जाएगा 2%। कितना आएगा? 2%। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा बच्चे? ए। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल ए ही कुल धन लगाता है। बोला गया ए ही कुल धन लगाता है, एक टोटल धन लगाता है, और तथा 6 महीने बाद बी ए से दुगुना धन लगाता है। 8 महीने बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है। यदि वार्षिक लाभ में 27,000 का लाभ होता है तो सी कितना धन? मेरे प्यारे बच्चे सुनने की प्रयास करेंगे। बोला गया ए बी सी 3 लोग बिजनेस स्टार्ट किया। ए शुरुआत में ही पैसा लगा देता है, और ये बिजनेस में 12 महीना के 12 महीना रहा, 1 साल रहा, 1 साल का बिजनेस हुआ है। बोला जाता है कि तथा 6 महीना बाद बी आया तो ए से दुगना धन लगाता। अगर ए 1 रुपया लगाया तो ये 2 धन लगाता है, लेकिन 12 महीना का बिजनेस चला, ये 6 महीना बाद आया, इसकी पैसा 6 ही महीना रहा। और सी 8 महीना बाद आया। बोला 8 महीना बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है। ए 1 रुपया लगाता है तो सी 3 रुपया लगाएगा, लेकिन 8 महीना बाद आया, 12 महीना का बिजनेस था, 8 महीना बाद आया तो 4 ही महीना पैसा रहा ना, उसकी बिजनेस में 4 ही महीना रहा पैसा। लाभ बराबर है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। फिर से सुनिए, ए पूरे समय के लिए बिजनेस करता है, 1 रुपया लेकर आया 12 महीना के लिए, लेकिन 6 महीना बाद बी आ गया, कहता हम तुमसे दुगना पैसा लगाएंगे। 2 रुपया लगाया, 6 महीना बाद आया, 6 महीना बिजनेस किया, है ना, तो 2 गुना 6। सी बोलता 3 गुना लगाएंगे पैसा, लेकिन वो 8 महीना बाद आया है, तो 4 ही महीना उसका पैसा रहा, 4 ही महीना पैसा रहा, ठीक है। तो 3 गुना 4, सब ये भी 12 बन रहा है, ये भी 12 बन रहा है, ये भी 12 बन, सब कट जाएगा एक एक, मतलब 1:1:1, सब बराबर, सबको बराबर लाभ हुआ। टोटल लाभ 3, और क्वेश्चन के अनुसार कितना? 27,000। टोटल लाभ 27,000, एक की मान होगा 9,000। एक की मान क्या होगा बच्चे? 9,000। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसके कुछ भाग को वह 8% लाभ पर तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेच देता है। इससे उसे कुल चीनी पर 14% का लाभ होता है।
18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई? बताओगे 18% लाभ पे कितनी चीनी बेची गई? मेरे प्यारे बच्चे, बोला गया है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसमें कुछ भाग वह अपने 8% लाभ पर तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेच देता है। इससे कुछ उसे बोला गया है उसे कुल 14% का लाभ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, इसमें आप लगा दीजिए कुछ भाग को 8% लाभ पे, कुछ भाग को 18% लाभ पे, दोनों जब मिल जाता है तो 14% के लाभ पे आप बेचते हैं। एलिगेशन लगा दो, ये 4 हो गया और यहां से कितना हो जाता है सर जी? 8 6 14, 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, ये 3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में नीचे में जो आता है वो चीनी की क्वांटिटी आता है। चीनी की क्या आता है बच्चे? क्वांटिटी आता है। ठीक है, अब बताइएगा टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? तो टोटल क्वांटिटी चीनी क्या हो गया? जो 18% 8% पे बेचा गया 2 kg 2 यूनिट, तो 18% पे 3 यूनिट, टोटल हो जाएगा 3 2 5। और क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 1000। 5 यूनिट की मान 1000, 1 यूनिट की मान 200। मेरे साथियों, बोला जाता है तो 18% लाभ पे कितना चीनी बेचा गया? 3 चीनी बेचा गया। 3 यूनिट की मान हो जाएगा 3 दूनी 6। आपके ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या होगा? ई। आंसर क्या होगा? ई। आगे बोला जाता है 12 आदमी तथा 16 लड़का एक कार्य को 5 दिनों में करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, सिंपल क्वेश्चन है। 12 आदमी प्लस में 16 लड़का किसी काम को 5 दिनों में करता है, ये टोटल वर्क हो गया। आगे बोला था 13 आदमी प्लस में 24 लड़का उसी काम को ये 4 दिनों में करता है, ये भी टोटल वर्क। ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों बराबर। ये गुना करेंगे 12 पंचे 60 m, ये 16 पंचे 80 b, इसको गुना करेंगे 13 चौका 52 m, 24 चौके 96 b, ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों, इसको इधर इधर घटाएंगे सर, 60 में से 52 जाएगा तो 8 m होगा सर। ये इधर घटाएंगे 16 b होगा, ये 2 हो जाएगा। ये m बटा b 2/1। एक दिन में एक आदमी 2 काम करता है तो एक दिन में एक लड़का 1 काम करता है। यही तो पूछा है कि आदमी तथा लड़का का प्रत्येक द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की अनुपात बताइए, मतलब क्षमता बताना है। m आदमी और बॉयज, आदमी 2 काम तो लड़का 1 काम, 2:1 होगा। क्षमता पूछा था बच्चे। आगे बोला गया है एक बस की चाल बिना रुके 54 किलोमीटर पर घंटा है, परंतु बीच में रुक रुक कर सवारी उतारने तथा चढ़ाने के लिए जगह पर रुकने के कारण वह उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है। तो बोला जाता है प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए बस रुकती है? प्रत्येक घंटे में वो कितने मिनट के लिए बस रुकती है? इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन हम आपको पहले बेसिक से बताते हैं। बिना रुके 54 किलोमीटर पर घंटा से ये बिना रुके रुक कर 45 किलोमीटर पर घंटा, इसकी अनुपात ले लो। 9 छक्के 54 और 9 पचे 45, ये चाल हुआ। और चाल का उल्टा आप जानते हैं समय होता है, चाल का उल्टा समय 5:6। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे बताइए, बिना रुके किसी दूरी को 5 घंटा में तय करता है और रुक रुक कर 6 घंटा में तय करता है, लेकिन रियली में वास्तविक में उसे 5 ही घंटा लगता होगा। 1 घंटा वो रुकने में गया समय, मतलब 6 घंटा अगर वो चलता है तो 1 घंटा वो रुकता होगा। सर 1 घंटा अगर वो चलेगा तो 1/6 घंटा रुकेगा, यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन सर 1 घंटा बोला प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है? तो 1/6 घंटा प्रति घंटा रुकता है। मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना 10 मिनट प्रति घंटा, वो 10 मिनट रुकता है। या डायरेक्ट इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बिना रुके माइनस में रुक कर बटा में बिना रुके गुना में 60, ये आंसर। बिना रुके 54 और रुक कर 45 घटाएंगे तो सीधा 9 आया, और बिना रुके कितना है? तो 54 गुना में 60 करेंगे, 9 छक्के 54, इससे घटाएंगे 10। डायरेक्ट अगर बनाओगे तो 10 मिनट ऐसे आया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक नाविक शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा का वेग, मतलब धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा है
और बोला गया नदी में नाविक को किसी स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक तथा ए तक वापस आने में कुल 2 घंटा 40 मिनट लगता है। मतलब कहने का मतलब है ये स्थान है नाव में ए से बी तक। ए से जब गया तो मान लो चाल धारा के साथ गया होगा, तो चाल क्या होगा सर जी 6 और 1 1.5 7.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया होगा। जब यहां से यहां आया, बोला गया ए से बी तक जाता है ना, ए से बी तक और बी से फिर ए तक वापस आता है। मतलब यहां से यहां गया और फिर वापस आया है, तो विपरीत दिशा में वापस आएगा, तो विपरीत दिशा में चाल घट जाता है। ये दोनों घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये वापस लौटता है। आपको एक फार्मूला बताए थे, जब दूरी निकालना हो, 2 चाल रहे, गए x किलोमीटर पर घंटा से, आए y किलोमीटर पर घंटा से, आने जाने में कुल समय अगर t घंटा लगता है तो दूरी बराबर में होता है दोनों चाल की गुना, दोनों चाल की योगफल, और आने जाने में लगा कुल समय, यही दूरी होता है। साथियों यहां से गया फिर आया, तो जाने में जो चाल था वो 7.5 किलोमीटर पर घंटा था, आने में जो चाल था वो 4.5 किलोमीटर पर घंटा था, और आने जाने में कुल समय बता रहा है ये 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, 0 से 0 गया 2 3 3 दूनी 6 6 2 8/3 घंटा लगा है। सर जी जब कुल समय दिया रहे दोनों चाल की गुना, इसी दोनों चाल के योगफल करेंगे, 8 4 12 होगा, और ये 8/2 घंटा हुआ। सर जी इसको उड़ाएंगे 10 होगा, इसको उड़ाएंगे 10 होगा। सर जी 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, इससे ये खत्म, 3 चौक 12, 3 चौके 12। ए भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुक जा। गया गुना आया, 7.5 गुना में 4.5, ठीक है 4.5, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 5 5 10, 7 4 11 1 12, और ये सही है ना जी, ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 2 8, कुल समय 8/3, ये उड़ाएंगे 10, ये उड़ाएंगे 10, 25 या 75, 25 चौके 100, ये 3 होगा, इसीलिए गड़बड़ हुआ था। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 से काटेंगे तो ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये होगा 15 या 45, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर, कितना होगा 7.5 किलोमीटर। हमने यहाँ पे 8/2 लिख दिया था, जबकि 8/3 होगा, है ना, 8/3 होगा। बोलिए हाँ या ना। बोला गया ए बी को 2500 रुपया 7% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तथा सी को कुछ धन इसी दर पर उधार देता है, और 4 वर्षों के बाद ए को कुल ब्याज 1120 रुपया मिलता है। तो सी को कितना धन दिया था मालूम नहीं था, लेकिन साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को क्या करते हैं बच्चे, गुना करते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्नों में क्या करते हैं, समय और दर को गुना करते हैं। तो साथियों एक बात बताओगे, 7% साधारण ब्याज है और समय इसका 4 वर्ष है, तो 7 चौके 28% ब्याज बना है। कितना ब्याज बना है 28%। तो 2500 रुपया का 28% ब्याज लिया, किससे, बी से, और सी को कुछ धन दिया, सी का ये धन दिया है। अब आप सुनेंगे सी का जब धन दिया गया है, ध्यान समझिएगा, तो बोला जाता है कि सी को कुछ धन इसी दर पे उधार देती, 4 वर्षों के बाद उससे कुल ब्याज मिलता है, तो इसी दर पे, तो इसका भी 7 चौके 28% ही ब्याज मिलेगा, 28% ही ब्याज मिलेगा, और टोटल ब्याज मिला है 1120। मेरे प्यारे साथी 28% यहां भी, 28% यहां भी है, 28% कॉमन ले लो, 28/100 कॉमन ले लोगे, अंदर में आएगा 2500 प्लस में सी बराबर में 1120। ठीक है बच्चे। अब 28 चौके 112 होता है, ये 4 हो जाएगा 40, ये इधर लेके जाओगे तो ये 2500 प्लस में सी बराबर में 4000, तो सी की मान ये 0 0, ये 5 1 1500। सी को जो धन दिया गया था वो कितना था, 1500 था। सी को जो धन दिया गया था,
आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन का चक्रवृद्धि मिश्र धन 3 वर्षों में 800 और 4 वर्षों में 840 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, एक बात आप मुझे बताइएगा, ₹P कोई धनराशि है, 3 वर्ष का यदि आप समय देते हैं तो ₹800 हो जाता है। इसी धन को अगर 4 वर्ष का आप समय देते हैं तो ये 840 हो जाता है। यहां से यहां 3 वर्ष, यहां से यहां 4 वर्ष, तो यहां से यहां कितना लगेगा, यहां से यहां 1 वर्ष। तो अगर 2 वर्ष रहता तो रेट निकालने के लिए स्क्वायर रूट करते, 3 वर्ष रहता तो क्यूब रूट करते, लेकिन 1 साल है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा 800 से 840 हुआ, मतलब ₹40 का ब्याज मिला। कहां से? 800 से। परसेंटेज लगाने के लिए समय से गुना, 00 से 00 कट जाएगा, 8 पंचे 40, 5%। समय 1 वर्ष का रहेगा तो सीधा आंसर साधारण ब्याज की तरह आप ब्याज निकाल सकते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का समय रहेगा तो 2 वर्ष से स्क्वायर रूट करेंगे, 3 वर्ष का समय रहेगा तो क्यूब रूट करते। चक्रवृद्धि ब्याज में बोला गया एक घन की भुजा ए है, इसकी आयतन को कितना से गुना करे ताकि जो है गुणनफल एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाए। तो घन की टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और घन की आयतन होता है भुजा क्यूब। सर ये आयतन में कितना से गुना करता कि 6a² हो जाए? 6/a से करोगे तो यहां से 1 कटेगा तो ये 2 होगा, तब a² हो जाएगा। तो सर जी मुझे 6/a से गुना करना पड़ेगा, 6/a से। आगे बोलता है किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है, यदि आयतन तथा तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल की संख्यात्मक मान दिया गया है। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यही कर्व सरफेस एरिया होता है, 3 दिया गया। आधार की त्रिज्या बताइए। मेरे प्यारे साथियों एक बात आप मुझे बताइए, ये आपका शंकु है, ये आपका जो है ये 90 डिग्री होता है, ये त्रिज्या है। आप बताइए त्रिज्या r है। मेरे प्यारे साथियों ये बोला गया अर्ध कोण, ये पूरा कोण होता है, ये अर्ध शीर्ष कोण कितना है? 30 डिग्री है। अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिक है 60 है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो 90 के सामने क्या होगा? 2 होगा। तो 30 के सामने अगर 1 है, ये ऑटोमेटिक है 60 हो जाएगा। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 होगा और 90 के सामने 2 होगा। 1 की मान कितना है? तो r है। 1 की मान अगर r हुआ तो √3 की मान कितना हो जाएगा? √3r। मतलब ऊंचाई हमारा हो गया √3r। ये हमारा सलांट हाइट है। 1 की मान अगर r है तो 2 की मान हो जाएगा सलांट हाइट हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और त्रिज्या तो r है ही। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हो गया। अब बोला गया है आयतन और कर्व सरफेस एरिया दिया गया, कितना है? 1/3। आयतन होता है 1/3 पाई r², r² h हमारा कितना है? तो √3r, सॉरी √3r है। बट्टा में कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r/l, पाई r है और l हमारा 2r है, बराबर में 1/3। यहां से त्रिज्या आपका निकल जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। देखोगे कि क्या हो जाएगा? 1r से 1r, रुक जाओ, ये 2 r से 2 r शहीद हो गया। अब ये बच गया 2r, ये उधर चला जाएगा। तो r की मान √3r बराबर में 2, r की मान हो जाएगा 2/√3। त्रिज्या हमारा 2/√3, 2/√3। आंसर क्या होगा? C। आंसर क्या होगा? C। त्रिज्या हमारा लगा। किसी पिरामिड का आधार 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्वलेटर ट्रेंगल है। लगा यदि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तब ऊंचाई ज्ञात करें। तो पिरामिड का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर मीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट l। पेरीमीटर देखो सिंपल लिखते 1/2 आधार की परिमाप गुना स्लांट हाइट प्लस में एरिया ऑफ बेस, मतलब एरिया।
एरिया ऑफ बेस, मतलब बेस का ही एरिया निकालना है। तो मुझे ऊंचाई निकालना है, मुझे ऊंचाई, तो ऊंचाई तो इसमें कहीं है ही नहीं, कोई बात नहीं है, ऊंचाई नहीं है फिर भी निकल जाएगा, वो बाद में हम निकाल लेंगे। पहले आप तो फार्मूला बैठा लीजिए, 1/2 आधार की परिमाप, तो आधार समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप होता है 3 गुना भुजा, भुजा कितना है 10√3 प्लस में इंटू सलांट हाइट, तो पहले सलांट हाइट निकालो, यहां से निकलेगा सलांट हाइट, प्लस में एरिया ऑफ बेस √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 10 की स्क्वायर करेंगे 100 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, बराबर में यह है कितना 270√3। सर इससे कटेगा 25, 25 या 75, उधर जाके घटा लोगे, 75√3 घटा लोगे, आप बताओगे इससे कुछ कटेगा, इससे ये कटेगा, ये कितना होगा 5, 5 या 15√3L होगा। सर 25 या 75, 25 या 75 उधर घटेगा, 75√3 घटेगा उधर जाके, तो ये √3 हो जाएगा, ये 5 होगा, और यहां से 6 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9, 195 होगा। सर ये √3 से √3 कट गया, इससे काटेंगे 15 एकाही 15, 15 45, L हो जाएगा 13। तो सर जी तिर्यक ऊंचाई हो गया L। सुनोगे, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्वलेटरल ट्रायंगल में ध्यान से समझिएगा, ये हमारा होता है पिरामिड, और इस पिरामिड में यहां से अगर शीर्ष से इसको मिलाओगे, ध्यान से सुनिएगा, एक त्रिभुज पहले अच्छे से बनाते हैं, और इसी से अगर यहां मिलाओगे, देखिए इसी के अगर वर्टेक्स से बीच पे मिलाओगे, बीच पे, तो यही हमारा 90 डिग्री होता है, ये इधर जाएगा तो ये त्रिज्या, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, यही ऊंचाई होता है, और ये इससे मिला दोगे तो ये सलांट हाइट होगा। मेरे साथियों ये जब जाता है ना, तो याद रखना है ये एक अंतः त्रिज्या बनता है, ये यहां से यहाँ केंद्र से जब यहाँ आधार पे जब टच करोगे, तो ये जो दूरी होता है वो अंतः त्रिज्या होता है। क्या होता है? अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में होता है a/2√3 होता है। a की मान कितना है? तो 10√3 और बट्टा में 2√3, इससे ये कट जाएगा, ये 5, तो अंतः त्रिज्या 5 होगा। और सलांट हाइट अभी हमारा 13 निकला है, 13, तो 5 13, आप एक ट्रिपलेट जानते हैं, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 है, ये कर्ण हमारा 13 है, तो ये हमारा ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा 12, तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। 5 12 13, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साथियों, बोला गया एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो समचतुर्भुज आप जानते हैं प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। सभी भुजा ए ए ए ए ए, सभी भुजाओं के वर्गों का योग। तो ए स्क्वायर, 4 गो भुजा, ए स्क्वायर की मान कितना हो जाएगा 1600। इसका वर्ग ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा, इसे काटेंगे 400 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की मान 400, तो ए की मान कितना हो जाएगा 20, ए की मान क्या हो जाएगा 20। आंसर क्या होगा? ये बोला यदि बिंदु ये दिया गया है, इसमें एक संबंध बताए, ये संरेख है। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जब कोई 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो उसे संरेख कहते हैं। संरेख का स्लोप बराबर होता है, स्लोप बराबर में होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस में x1, ये होता है मेरे साथियों। स्लोप अगर ये दोनों में, पहले ये दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकाले, तो 2 माइनस में y बटा में 1 माइनस x बराबर में, अगर आप स्लोप निकालेंगे यहां से यहां, तो क्या होगा सर जी? ये आप इसमें से अब इसको स्लोप निकालिए, तो 2 माइनस 0, और ये क्या होगा 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 तो माइनस 6 होगा। सर जी यहां से हो जाएगा 2y माइनस 1 माइनस x, ये होगा 2, और यहां क्या होगा -6, इसको काटेंगे -3, इसको इधर लेके जाएंगे तो -6 होगा, माइनस माइनस प्लस 3y, इसको इधर लेके जाएंगे 1 माइनस x, इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस में 3y, और -6 उस और लेके जाएंगे तो +7 होगा, तो x प्लस 3y बराबर में 7 होगा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी।
अब ये मान दिया गया है कि 0 से बड़ा और यह बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा के बीच में अल्फा, इसकी मान बताना है मेरे साथियों। कॉट ए, साथियों एक बात इसका अर्थ हुआ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप इसको लिख सकते हैं 15 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हो 15 माइनस में 15 साइन स्क्वायर अल्फा। सबको उधर कर देंगे, ये हो जाएगा क्या उस और जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा सर जी -15 था तो +15 साइन स्क्वायर अल्फा, ये इधर जाएगा -15, ये -2 हो जाएगा -2 साइन अल्फा, और 15 उधर करोगे तो 7 में से 15 जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8 बराबर में 0। ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया है, ये एक साथियों क्वाड्रिक इक्वेशन बना है। ये एक जब क्वाड्रिक देखिएगा इसके साथ में क्या क्या मान आ गया, ये 2 साइन अल्फा है ना प्लस बराबर में 7। अब ये इक्वेशन तो है, अब यहां से हम इसको ऐसे कर लिए हैं, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनता है तो ये दोनों गुना करते हैं तो माइनस में 120 का एक ऐसा फैक्टर करते हैं जो कि जोड़ने घटाने पे ये दोनों आ जाए। सर जी क्या कर सकते हैं, तो -12 गुना 10 करेंगे तो 12 गुना 10 -120 और -12 प्लस 10 करेंगे तो -2 आ जाएगा, बराबर के उस और लेके जाएंगे तो साइन अल्फा की मान आ जाएगा। साइन अल्फा की मान -12 था उस और लेके जाएंगे +12 प्लस 10 था -10 हो जाएगा उस और, दो मान होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का। लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे में जो कोफिशिएंट रहता है, कहने का मतलब है साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 15 से इसमें भी भाग इसमें, ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मान नहीं लेंगे। इसको 3 से काटेंगे 4, इसको 3 से काटेंगे 5, मतलब साइन अल्फा की मान हो गया 4/5, ये होता है P/H। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, अगर ये अगर 4 आया ये 5 आया तो बी हमारा 3 होगा, ऑटोमेटिक है 3 3 4 5 ट्रिपलेट से बी हमारा कितना होगा 3 होगा। तो पूछ दिया कॉट अल्फा, कॉट अल्फा होता है P/B कि B/P, B/P होता है, तो B की मान हमारा 3 और P की मान हमारा 4, तो 3/4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा C, आंसर क्या होगा C। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है तो सुनोगे, ये होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इसको उधर भेजोगे प्लस कॉट होगा और 1 को इधर लेके आओगे तो इसके जगह पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1, नीचे में 1 प्लस में कोसेक थीटा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हो, तो 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी कोसेक थीटा +1 इंटू a माइनस बी कोसेक थीटा -1 बट्टा में 1 प्लस है 1 प्लस में कोसेक थीटा, थीटा ही मान लो, ये प्लस प्लस कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1 प्लस में कोसेक थीटा -1 प्लस 1 कट जाएगा, आंसर आएगा कोसेक थीटा। आंसर क्या होगा ए, 40 का आंसर क्या होगा ए। चलिए साथियों आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है बच्चे, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।